नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखकर शायद कॉलेज के दिनों की याद आ जाए। एक एकेडमिक सिलेबस। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कोई मामूली सिलेबस नहीं है। ये है महाराष्ट्र के सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का फाइनल सेमेस्टर का पूरा खाका। और यकीन मानिए, इन बोरिंग से लगने वाले कोड्स और नंबरों के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। कहानी भी और एक पूरा गेम प्लान भी। यस। ये असल में एक नक्शा है जो बताता है कि एक स्टूडेंट को थ्योरी की दुनिया से निकालकर असली दुनिया की मतलब नौकरी के लिए कैसे तैयार किया जाएगा। अच्छा। ये फाइनल बॉस लेवल है, डिप्लोमा खत्म होने से ठीक पहले। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इसी गेम प्लान को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि एक सिविल इंजीनियर अपने आखिरी सेमेस्टर में क्या सीखता है, उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये सब उसके करियर की नींव कैसे रखता है। हाँ, हम इस एकेडमिक दस्तावेज के पीछे की सोच को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ विषयों के नाम नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि प्रोग्राम की संरचना इतनी तेज क्यों है, क्यों मैनेजमेंट जैसे विषय इंजीनियरिंग में जरूरी हैं और कैपस्टोन प्रोजेक्ट का असल मतलब क्या होता है। और वो मार्किंग स्कीम भी। हाँ, उस मार्किंग स्कीम के चक्रव्यूह को भी तोड़ेंगे जो तय करता है कि कौन पास होगा और कौन नहीं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे इस दस्तावेज में दिखी वो है सेमेस्टर की अवधि। सिर्फ 16 हफ्ते। ये तो बहुत कम समय लगता है इतने भारी भरकम सिलेबस के लिए। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। 16 हफ्तों का मतलब है कि कोई ढील नहीं, कोई सुस्ती नहीं। अच्छा। ये इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट डेडलाइन होते हैं ना, वैसा माहौल बनाने की कोशिश है। छात्रों को पहले दिन से ही गियर में आना पड़ता है। मतलब हर हफ्ता हर लेक्चर कीमती है। हर लेक्चर, हर लैब सेशन। और यहाँ एक और दिलचस्प चीज है, नोशनल लर्निंग आवर्स वीक का कॉलम। इसमें टोटल 40 घंटे लिखे हैं। मतलब हफ्ते में 40 घंटे की पढ़ाई। हाँ, ये तो एक फुल टाइम जॉब हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ क्लासरूम का समय नहीं है, इसमें लैब, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट और सेल्फ स्टडी सब कुछ शामिल है। सब कुछ। ये छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है कि एक प्रोफेशनल इंजीनियर की जिंदगी ऐसी ही होती है। दिन के 8-9 घंटे आपको अपने काम के बारे में सोचना पड़ता है। और नीचे वो जो नियम है, हाँ, कि 1 क्रेडिट 30 घंटे के बराबर है, वो इसी हिसाब को पक्का करता है। तो 20 क्रेडिट का मतलब है पूरे सेमेस्टर में 600 घंटे का डेडिकेटेड एफर्ट। वाह। चलिए, ये तो हुई संरचना की बात। अब आते हैं उन विषयों पर जो पढ़ाए जा रहे हैं। जब मैंने अनिवार्य विषयों की लिस्ट देखी तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। लिस्ट में सबसे ऊपर है मैनेजमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिलिंग। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सबसे पहले कोई भारी भरकम टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, जैसे स्ट्रक्चर्स या डिजाइन। हाँ, ये तो एमबीए वाले टॉपिक लग रहे हैं। क्या कोई सिविल इंजीनियर में सच में गंभीरता से लेता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और यहीं पर इस कोर्स की खूबसूरती छुपी है। देखिए, एक अच्छा इंजीनियर वो नहीं जो सिर्फ अच्छी डिजाइन बना ले, बल्कि वो है जो उस डिजाइन को समय पर और बजट के अंदर हकीकत में बदल दे। सही बात है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी के लिए है। ये सिखाता है कि टीम को कैसे मैनेज करना है, संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करना है और प्रोजेक्ट को ट्रैक पर कैसे रखना है। और इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन है। हाँ, जो दिखाता है कि बोर्ड आज के डिजिटल वर्क कल्चर को भी अपना रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिलिंग का क्या रोल है? ये तो और भी ज्यादा कॉमर्स वाला लगता है। ये सब्जेक्ट एक इंजीनियर को कागजी कार्रवाई के जाल से बचाता है। असल दुनिया में हर काम कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। बिल्कुल। टेंडर कैसे भरना है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या होती हैं, बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है। अगर ये सब नहीं पता तो करोड़ों का प्रोजेक्ट कानूनी पछड़ों में फंस सकता है। अच्छा। ये विषय एक छात्र को सिर्फ एक टेक्नीशियन से एक स्मार्ट प्रोफेशनल बनाता है जो कंपनी के लिए पैसा कमा भी सकता है और बचा भी सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट और बिलिंग तो ठीक है, ये सपोर्टिंग स्किल्स हो गए। लेकिन अब उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसे देखकर शायद हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं। डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। जी। इसके क्रेडिट्स भी सबसे ज्यादा हैं, 6 क्रेडिट्स और हफ्ते के 12 घंटे। ये बाकियों से 2 गुना है। और होना भी चाहिए। ये सिविल इंजीनियरिंग की आत्मा है। हर इमारत, हर पुल, हर फ्लाईओवर इसी ज्ञान की नींव पर खड़ा होता है। अगर आप इसकी बनावट देखें तो इसमें 4 घंटे क्लास, 2 घंटे ट्यूटोरियल और 4 घंटे लैब हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत कुछ कहता है। हाँ, क्लास में आप सीखते हैं कि नियम क्या हैं। ट्यूटोरियल में आप उन नियमों का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लैब में आप असल में डिजाइन और एनालिसिस करके देखते हैं। तो मतलब सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये स्किल को अपने हाथ और दिमाग में बसाना है। और इस लिस्ट में चौथा और आखिरी अनिवार्य विषय है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये नए निर्माण से कैसे अलग है? ये आज के दौर का सबसे जरूरी विषय है। सोचिए, हमारे देश में लाखों इमारतें, पुल और सड़कें दशकों पुरानी हैं। उन्हें सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं सकते। सही बात है। ये विषय सिखाता है कि पुरानी बिल्डिंग में दरारें क्यों आती हैं, उसकी मजबूती कैसे जांची जाए और कम खर्च में उसकी जिंदगी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये एक तरह से सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा है। बिल्कुल। नया बनाने से ज्यादा इको फ्रेंडली है पुराने को सहेजना। ये विषय छात्रों को एक बहुत बड़े और बढ़ते हुए मार्केट के लिए तैयार करता है। मतलब अनिवार्य विषय सिर्फ तकनीक नहीं सिखा रहे बल्कि एक पूरा पैकेज दे रहे हैं। हाँ, एक मैनेजर, बिजनेसमैन, डिजाइनर और एक तरह से स्ट्रक्चर का डॉक्टर भी। सही कहा। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इसका कोड INP है, यानी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ये क्या भला है? कैपस्टोन प्रोजेक्ट को आप डिप्लोमा का ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं। ग्रैंड फिनाले। हाँ, ये वो मौका है जब छात्र अपने 3 साल में सीखी हुई हर चीज को एक साथ इस्तेमाल करता है। अच्छा। उन्हें एक टीम में मिलकर एक असली जैसी समस्या को सुलझाना होता है। जैसे किसी छोटे इलाके के लिए पानी की टंकी डिजाइन करना या किसी भीड़-भाड़ वाले जंक्शन के लिए ट्रैफिक प्लान बनाना। इसमें सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि सर्वे, प्लानिंग, लागत का अनुमान और आखिर में एक प्रेजेंटेशन, सब कुछ शामिल होता है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसके इवैल्यूएशन में कोई थ्योरी एग्जाम नहीं है। साथ यानी फाइनल थ्योरी एग्जाम का कॉलम खाली है। सब कुछ प्रैक्टिकल पर आधारित है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये नियम कहता है, अब बातें बहुत हुई, कुछ करके दिखाओ। आप रट्टा मारकर इसे पास नहीं कर सकते। आपका मूल्यांकन इस बात पर होता है कि आपकी टीम ने मिलकर क्या बनाया, आपकी रिपोर्ट कितनी प्रोफेशनल है और आप अपने काम को बाहरी परीक्षक के सामने कैसे डिफेंड करते हैं। कोई उदाहरण है आपके पास इसका? हाँ, मुझे याद है एक बार छात्रों के ग्रुप ने अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में एक छोटे गांव के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिजाइन किया था। अच्छा। उन्होंने सिर्फ डिजाइन नहीं बनाया, बल्कि गांव वालों से बात करके उनकी जरूरतें भी समझी। यही असली इंजीनियरिंग है जो आप सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकते। ये तो कमाल है। तो अनिवार्य विषयों और प्रोजेक्ट के अलावा छात्रों को एक ऐच्छिक विषय, मतलब इलेक्टिव कोर्स, चुनने का भी मौका मिलता है। जी। 3 ऑप्शन हैं: बिल्डिंग सर्विसेज, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये चॉइस देना बहुत जरूरी है। ये छात्रों को अपनी रुचि पहचानने और स्पेशलाइजेशन की तरफ पहला कदम बढ़ाने का मौका देता है। और हर विकल्प एक अलग करियर का दरवाजा खोलता है ना? बिल्कुल। चलिए इन दरवाजों के पीछे झांकते हैं। बिल्डिंग सर्विसेज में क्या होता है? बिल्डिंग सर्विसेज एक इमारत को सिर्फ ढांचे से एक रहने लायक जगह बनाता है। मतलब इसमें एयर कंडीशनिंग, जिसे HVAC कहते हैं, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, ओह, सब कुछ आता है। आज की हाईटेक और स्मार्ट बिल्डिंग्स में ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो जिसे इसमें रुचि है वो मॉडर्न अर्बन कंस्ट्रक्शन का स्पेशलिस्ट बन सकता है। हाँ। दूसरा ऑप्शन है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो छात्र गुजरात या उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐच्छिक विषय लगभग अनिवार्य जैसा हो जाता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत का लगभग 60% हिस्सा भूकंप के खतरे वाले जोन में आता है। 60%? हाँ। ऐसे में ये स्किल सेट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ये विषय सिखाता है कि बिल्डिंग को कैसे डिजाइन किया जाए कि वो भूकंप के झटके सह सके और जाने बच सके। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की सामाजिक जिम्मेदारी वाला पहलू हो गया। बिल्कुल। जो छात्र इसे चुनते हैं वे स्ट्रक्चरल सेफ्टी के एक्सपर्ट बनते हैं। और तीसरा विकल्प है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो काफी नया और दिलचस्प क्षेत्र लगता है। क्या इसमें करियर के मौके पारंपरिक सिविल इंजीनियरिंग जितने ही हैं? ये एक बहुत तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। अच्छा। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, कचरे का पहाड़ भी बढ़ रहा है। इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह विषय सिखाता है कि लैंडफिल कैसे डिजाइन करें, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स कैसे काम करते हैं और रिसाइकलिंग को कैसे बढ़ावा दें। तो ये सिविल इंजीनियरिंग को सीधे सीधे पर्यावरण से जोड़ता है। हाँ, पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी से। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में मौके लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक विषय चुनना नहीं है, ये अपने करियर की दिशा तय करना है। एकदम सही। वाह,
ये तो बहुत सोचा समझा सिस्टम है। चलिए अब इस स्कीम के उस हिस्से पर आते हैं जिसे देखकर अक्सर छात्र घबरा जाते हैं। मूल्यांकन यानी मार्किंग स्कीम। हाँ, इस टेबल में FATH, SATH, FAPR, SAPR, SLA जैसे कई कोड्स हैं। चलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। ये सिस्टम रट्टा मारने वालों को बाहर करने और लगातार मेहनत करने वालों को इनाम देने के लिए बनाया गया है। अच्छा। FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी सेमेस्टर के दौरान होने वाले छोटे-मोटे टेस्ट और असाइनमेंट्स। और ऐसे? और SA का मतलब है समेटिव असेसमेंट, यानी सेमेस्टर के अंत में होने वाली बड़ी फाइनल परीक्षा। और TH, PR और SLA का क्या मतलब है? TH मतलब थ्योरी, PR मतलब प्रैक्टिकल। ओके। तो FATH हुआ आपका क्लास टेस्ट और SATH हुआ आपका फाइनल थ्योरी पेपर। ओके। इसी तरह FAPR और SAPR आपके लैब के काम और फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर हैं। तो ये SLA? हाँ, ये खास चीज है। SLA यानी सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। ये उन मिनी प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स के लिए है जो छात्र को क्लास के बाहर खुद रिसर्च करके करने होते हैं। यहाँ नीचे दिए गए नोट्स में एक नियम है जो मुझे बहुत सख्त लगा। नोट नंबर 2 कहता है कि अगर कोई छात्र किसी भी सब्जेक्ट के FAPR मतलब सेमेस्टर के दौरान होने वाले प्रैक्टिकल टेस्ट में, हाँ, उसमें अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता तो उसे उस सेमेस्टर में डिटेन्ड कर दिया जाएगा। मतलब वो फाइनल एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। ये तो बहुत कठोर है। ये कठोर लगता है, लेकिन ये इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शिकायत का सीधा जवाब है। क्या शिकायत? कंपनियां हमेशा कहती हैं कि डिप्लोमा होल्डर किताबों में तो अच्छे होते हैं, पर उन्हें साइट पर एक बेसिक टेस्ट करना या मशीन चलाना नहीं आता, कि वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं। बिल्कुल। तो ये डिटेन्ड वाला नियम असल में एक फिल्टर है। ये कहता है कि अगर आप अपने हाथ से काम नहीं कर सकते, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपकी थियरी की डिग्री का कोई फायदा नहीं। तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स को नॉन नेगोशिएबल बनाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब थ्योरी में 100 में से 100 ले आओ, लेकिन अगर लैब में फेल हो गए तो सब बेकार। सब बेकार। और यही बात नोट नंबर 3 में भी झलकती है, जो SLA के बारे में है। अच्छा। अगर आप अपने सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट में फेल होते हैं तो आपको वो कोर्स दोहराना पड़ेगा। तो ये नियम छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। हाँ, ये कहता है कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने का इंतजार मत करो, खुद भी कुछ सीखो, रिसर्च करो। ये पूरी मूल्यांकन प्रणाली सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं, बल्कि आपकी समझ, आपकी स्किल, आपकी मेहनत और आपकी पहल करने की क्षमता को परखती है। तो आज इस दस्तावेज की गहराई में उतरने के बाद ये साफ है कि सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का अंतिम सेमेस्टर सिर्फ कुछ विषयों का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इलेक्टिव्स के जरिए स्पेशलाइजेशन का मौका भी है। हाँ, और मार्किंग स्कीम ये पक्का करती है कि छात्र हर मोर्चे पर कॉम्पिटेंट हो। निश्चित रूप से ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसका मकसद सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर बनाना नहीं है जो सिर्फ आदेशों का पालन करे। इसका मकसद एक ऐसा प्रोफेशनल तैयार करना है जो सोच सके, मैनेज कर सके, समस्याओं को सुलझा सके और लगातार सीख सके। और ये जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और सेल्फ लर्निंग पर जोर है, वो सीधे सीधे इंडस्ट्री की आज की मांग को पूरा करता है। इंडस्ट्री ऐसे लोग चाहती है जो पहले दिन से वैल्यू ऐड कर सकें। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन योजना को देखने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संरचना छात्रों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रही है, या उन्हें उद्योग में भविष्य के लीडर और इनोवेटर बनने के लिए भी तैयार कर रही है। और आज की तेजी से बदलती तकनीक जैसे कि बिल्डिंग डिजाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का इस्तेमाल, या नए सस्टेनेबल मटेरियल का दौर, हाँ, इन सब के दौर में क्या इस पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ और भी है जो शामिल किया जाना चाहिए था?